हेलो स्टूडेंट्स, कल हमारी जो चर्चा चल रही थी वो सिंपल पेंडुलम पे चल रही थी। तो हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो सिंपल पेंडुलम होता उसका जो दोलन काल है, टाइम पीरियड होता वो होता 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। ठीक बेटा, एक टर्म हो गया सेकेंड पेंडुलम। सेकेंड दोलक या सेकंड दोलक के नाम से जानते हैं, सेकंड पेंडुलम। तो सेकंड पेंडुलम क्या होता है? ऐसा पेंडुलम आप लिख सकते हो, ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड मतलब दोलन काल 2 सेकंड होता है। ठीक, जिस पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना हो बेटा 2 सेकंड होता है, उस पेंडुलम को हम सेकंड पेंडुलम कहते हैं। क्लियर? अब देखो, जो आपका अगर मैं आपसे ये कहूं कि अगर हमें कोई सेकंड पेंडुलम बनाना है तो उसके धागे की जो लंबाई हो कितनी होनी चाहिए? तो बेटा अगर मैं उसके लिए चर्चा करूं कि धागे की लंबाई कितनी हो तो मुझे बताइए t इक्वल कितना अपना 2 सेकंड। क्लियर? तो यहां से अगर हम करें तो t जगह लो आप 2 इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। दोनों तरफ वर्क कर दो, दोनों ठीक है, एसपीएस गेटिंग बोथ साइड। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 पाई स्क्वायर और एल बाई जी। तो 4 से 4 कैसे, तो एल इक्वल टू क्या आ गया आपका जी अपॉन पाई स्क्वायर। अब जो जी की वैल्यू होती है ना अप्रोक्सीमेट पाई स्क्वायर ही होती है, तो पाई स्क्वायर डिवाइड बाई पाई स्क्वायर इक्वल कितना आ गया लगभग 1 मीटर। और कुछ बुकों में इसको लिखा होता है लगभग 0.99 मीटर, या आप इसे कह सकते हो 1 मीटर। तो अगर हमें सेकंड पेंडुलम बनाना है तो सेकंड पेंडुलम बनाने के लिए ठीक है उसके धागे की लंबाई हमें कितनी लेनी पड़ेगी बेटा 1 मीटर लेनी पड़ेगी। क्लियर? अब एक चीज देखो बेटा, जैसे आप पे पेंडुलम होता है, अगर मैं सेकंड पेंडुलम बनाता हूं तो इसका दोलन काल कितना है 2 सेकंड। ठीक है, तो जैसे आप पे सेकंड पेंडुलम हो गया तो होगा क्या, जब ये पेंडुलम इस तरीके से सरल आवर्त गति करेगा, ठीक है, पहले इधर जाएगा फिर इधर और फिर इधर। ठीक है, तो देखो तो यहां तो इसका जब ये पहले ऐसे और जब ऐसे चलेगा तो कितना टाइम होगा कंप्लीट। तो मान लीजिए ऐसे यहां से आ रहा है, मान लीजिए इसकी एक्चुअल पोजीशन है, या समझो कि यहां से पहले ऐसे और फिर ऐसा है, कितना हो गया 1 सेकंड। फिर यहां से यहां ऐसे और फिर ऐसे, कितना होगा 1 सेकंड। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि इसके एक पूरे दोलन में कितना समय लग रहा है 2 सेकंड। अब होता क्या है, जो अपनी पेंडुलम क्लॉक होती है उनमें क्या होता है, जो आपको आवाज सुनाई देती है, जैसे आप पेंडुलम क्लॉक आपने देखी होगी कि जैसे जो आपकी मिनट वाली सुई होती है ना, ठीक है, जो आपकी मिनट वाली सुई होती है उसका अटैचमेंट इसके साथ होता है, वो इस तरीके से होता है। जब ये पेंडुलम इस तरीके से ऐसे और ऐसे आता है तो कितना होता है 1 सेकंड। तो आपकी जो सेकंड वाली सुई है कितना मूव कर जाती है 1 सेकंड। सेकंड वाली सुई की बात कर रहा हूं, मिनट वाली नहीं। ठीक है, फिर ये ऐसे और फिर ऐसे जाता है, फिर कितना मूव कर जाती है 1 सेकंड। फिर ये ऐसे और ऐसे जाता है, फिर कितना मूव कर जाती है 1 सेकंड। तो इसके ऐसे और ऐसे जाने पर 1 सेकंड का टाइम पीरियड होता है। तो जो सेकंड वाली सुई है वो आपके 1 सेकंड इस तरीके से चलती जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी क्लॉक बनाई जाती है। अब एक्चुअल में होता क्या है कि आप देख रहे हो कि जो पेंडुलम क्लॉक होती है, ठीक है, अगर हम पेंडुलम क्लॉक है उसका जो पेंडुलम क्लॉक है जो हम यूज करते हैं उसका दोलन काल कितना होता है 2 सेकंड होता है। बट जो पेंडुलम क्लॉक का जो आपका जो टाइम पीरियड है वो 2 चीजों पर डिपेंड करता है, लेग और जी। तो कई बार क्या होता है कि अपने एक्सटर्नल, कई बार जैसे हम पेंडुलम क्लॉक बनाने के लिए रॉड का यूज करते हैं, तो जो रॉड होती है उस रॉड की टेम्परेचर कारण क्या होती है, जरा सी लेंथ चेंज हो जाती है। तो जरा सी लेंथ चेंज होने पर ऑन हीटिंग ऑल दी थिंग्स आर एक्सपेंड, गर्म करने पर चीज प्रसारित होती है, तो गर्म करने पर लेंथ कम हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, क्योंकि गर्मी सर्दियों में तो जिसके कारण होता है एल में वेरिएशन आता है। ठीक है, और एक्चुअल में जी में भी कहीं ना कहीं, जैसे मान लीजिए कहीं और मून पर बात करते हैं, किसी और जगह बात करते हैं, तो वहां पर ये वैल्यू क्या होगी कुछ अलग होगी। तो एक्चुअल में क्या होता है टाइम पीरियड आपका सेकंड पेंडुलम तो एल के अकॉर्डिंग जी के अकॉर्डिंग क्या होता है चेंज होता रहता है। ये चीजें हम
जैसे हीट वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे पढ़ेंगे, ग्रेविटेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे जी का वेरिएशन पढ़ेंगे तो वहां पर पढ़ेंगे। और थोड़ा सा मैं आपको एक क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूं। जैसे मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया है कि एक सेकंड पेंडुलम, ठीक है, जिसका टाइम पीरियड, ठीक है, जो हमारे जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड का कितना हो गया, 2.5 सेकंड हो गया, ठीक है। मतलब लेंथ में इस तरह का वेरिएशन आया एल एच जी में कि उसका टाइम पीरियड हो गया, होना कितना चाहिए 2 सेकंड, बट वो कितना गया 2 सेकंड। मतलब हम जो सेकंड पेंडुलम यूज कर रहे हैं उसका टाइम पीरियड कितना 2.5 सेकंड है। तो बताओ कि एक दिन मतलब 24 आवर्स में वो सुई कितनी टाइम डिले बताएगी, ठीक है। तो अब एक चीज देखो बेटा, ठीक, अब एक चीज देखो, एक्चुअल में जब अपनी सुई, जो आपका सेकंड पेंडुलम है, जब वो ऐसे एक दोलन पूरा करता है, ठीक है, तो रियलिटी में हुआ क्या, जब ये इसने एक दोलन इस तरीके से पूरा किया तो इसने कितना टाइम लिया, इसने कितना टाइम लिया 2.5 सेकंड, क्लियर। बट वास्तव में टाइम कितना हुआ है, इसने तो कितना लिया 2.5 सेकंड, बट वास्तव में कितना टाइम हुआ, वास्तव में हुआ कितना आपका 2 सेकंड, ठीक है। तो एक्चुअल में ये क्या हो रही है, ये कितना टाइम लिया 2.5 सेकंड, और हुआ कितना, वही इस क्लॉक ने तो टाइम कितना लिया आपने 2.5 सेकंड, ठीक है। हुआ टाइम 2.5 सेकंड, ले 2 सेकंड है, बट ये ले कितना रही है 2.5 सेकंड, तो इसलिए ये क्या हो गई, ये स्लो हो गई। तो टाइम, तो कितना टाइम, ठीक है, तो अपनी 24 आवर्स में कितनी स्लो हो जाएगी ये आपको बतानी है, ठीक है। तो बेटा आप कैसे करेंगे, ठीक है, तो आपने समझे 2 आवर्स में 2.5 सेकंड में कितनी स्लो है, जब 2.5 सेकंड का डिफरेंस कितना होगा 0.5 सेकंड का, तो एक का कितना होगा 0.5 डिवाइड बाय 2.5 सेकंड में कितनी स्लो हो रही है 0.5 सेकंड, एक सेकंड कितनी स्लो होगी इतनी, और अब हमें कितने टाइम निकालना है 24 आवर्स में, तो इसमें कितनी स्लो होगी 0.5 डिवाइड बाय 2.5 इनटू 24 आवर्स, ये आपका सेकंड है, ये आपका सेकंड है, सेकंड कैंसिल, 0.5 से 5 टाइम 24 बाई 5 कितना गया 5 4 गया 20.8, तो 4.8 आवर्स, तो आपकी घड़ी कितनी स्लो हो जाएगी 4.8 आवर्स स्लो हो जाएगी। यहां तक नोट कीजिए। हाँ बेटा आगे हम करते हैं कि यदि मान लीजिए जो आपका पेंडुलम है उस पेंडुलम की जो धागे की लंबाई है वो बहुत ही बड़ी है, बहुत बड़ी, मतलब अर्थ की रेडियस के कंपेयर है, ठीक है। तो अब सिंपल पेंडुलम का दोलनकाल क्या हुआ, ठीक है, कैसे क्या बेटा कि यदि सिंपल पेंडुलम के धागे की लंबाई अर्थ की रेडियस के ही कंपेयर, मतलब बहुत बड़ी है, मान लीजिए 2000 किलोमीटर, 4000 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर, 6000 किलोमीटर, 8000 किलोमीटर, इस रेंज में, ठीक है। तो अब दोलनकाल क्या होगा वो मैंने निकालना है। थोड़ा देखो यहां पर ध्यान से, हम उसका फॉर्मूला निकालते हैं। जैसे ये आपकी अर्थ हो गई, ठीक है, और ये पेंडुलम हो गया, ठीक है, और इसकी जो लेंथ एल है, ठीक है, जो मैंने इस तरह दिखाई ये। अब बेटा एक्चुअली इसमें अंतर क्या, पहले वाले केस में एल बहुत छोटी थी, जो एमडी हम लेते थे वो इस है, ठीक है, एमडी हमेशा एस लेते हैं क्योंकि एमडी जो फोर्स होता है ना वो पृथ्वी के केंद्र को लगेगा। जब ये लेंथ बहुत बड़ी है, ठीक है, तो अब इसका टाइम पर क्या हुआ उससे हम कैसे करेंगे, इस तरीके से समझना, ध्यान से सुनना। जैसे आपकी ये सिंपल पेंडुलम है, ये इसके धागे की लंबाई है और इस समय अभी ये एज लटकी हुई है और ये आपकी मान लीजिए अर्थ है, ठीक है, इसकी लंबाई एल है और ये आपकी अर्थ है और इसकी रेडियस कितनी है आर, अर्थ की रेडियस आर।
अब वही तरीका टाइम निकालने का तरीका, मैंने इसको थोड़ा सा जरा सा थीटा एंगल डिस्प्लेस कर दिया। अब ये थीटा बहुत ही छोटा दिखाने में, मैं बड़ा कर दिखा रहा हूं आपको, ये बहुत ही छोटा, तो मैंने इसलिए थीटा एंगल डिस्प्लेस कर दिया। ये आपका पेंडुलम होगा, थीटा एंगल मूव कर गए, ठीक है। अब मुझे इसका टाइम बताना, तो अब बेटा जब मैं इसको थीटा एंगल मूव किया, तो अगर मैं इस पर नेट फोर्स दूं, नेट फोर्स कितना होगा mg। अब जो mg होगा वो फोर्स लगेगा पृथ्वी के सेंटर, तो अब पृथ्वी के सेंटर पे ही, तो इस पर जो mg फोर्स होगा ना, mg फोर्स की जो लाइन होगी, बस ये थोड़ा जाने कि mg फोर्स में क्या लगेगा केंद्र की। तो अब क्योंकि ये लेंथ बहुत बड़ी है, इसकी कंपेयर तो जरा सा थीटा डिस्प्लेस करने पर, अब ठीक है, इस पर जो फोर्स लगेगा mg वो कितना लगेगा पृथ्वी के केंद्र की ओर, तो पृथ्वी के केंद्र क्या होगा ये वाला इधर की। अब mg की लाइन ये वाली होगी, ठीक है, ये सेंटर, क्लियर। मैंने कहा ये एंगल थीटा है, ये एंगल मेरा फाई है। अब यहां से मैंने क्या किया, मैंने इसको थोड़ा सा आगे क्यों बढ़ा दिया इस कैलकुलेशन करने के लिए, और यहां से एक लंब डाल दिया इस पर mg वाला लाइन पर, ये लंब डाल दिया। ये एंगल कितना आपको 90, क्लियर, ये लंब डाल दिया। अब देखो बेटा, अगर मैं जानता हूं ये एंगल आपका 90, चलो अब ये वाला एंगल कितना होगा, अगर ध्यान से देखता हूं, देखो ये एंगल थीटा, ये फाई, तो आप देखो ये एंगल है, ये इस त्रिभुज का बेस कोण है, एक्सटर्नल एंगल है, और जो एक्सटर्नल एंगल होता है वो इंटरनल एंगल के क्या होता है, सम के इक्वल होता है, ठीक है। 22 कोण दो अंत समकोणीय युक्त क्या होगा बराबर, तो ये कितना होगा, ये वाला एंगल होगा थीटा प्लस फाई, और ये लेंथ कितनी है आपकी l। तो अगर ये लेंथ l है, तो ये l है, ये थीटा प्लस फाई, ये लेंथ कितनी होगी l साइन फाई। ये मान लीजिए पॉइंट आपका O है, ठीक है। अगर मैं पॉइंट O के अबाउट टॉर्क लेगा, टॉर्क अबाउट एट पॉइंट O, क्या होगा, टॉर्क की लाइन क्या है, यहां पे एक टेंशन होगी, इसमें टेंशन वाले फोर्स की लाइन क्या हो रही है, इसी से पास हो रही है, तो इसे कारण टॉर्क पॉइंट mg फोर्स का टॉर्क होगा, और mg फोर्स का टॉर्क कितना होगा। अब देखो एक चीज देखो, मेरा जो थीटा वो इधर है, और ये r क्रॉस मैंने थीटा दिया इधर, और ये mg फोर्स ला रहा है इसको वापस इधर, तो मतलब थीटा की दिशा के अपोजिट है, तो नेगेटिव टॉर्क लेंगे माइनस mg, क्या होता है टॉर्क 1 इनटू फोर्स की लाइन, और फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट के अबाउट हम टॉर्क निकाले, तो इस पॉइंट के अबाउट निकाले, तो इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई आपकी l sin फाई, कितना गया mg l sin फाई। फाई कितना बेटा, एक्चुअली ये आपका थीटा प्लस mg l sin थीटा प्लस, क्लियर। एट थीटा एंड फाई आर वेरी स्मॉल एंगल, ठीक है। थीटा और फाई के आपको बहुत छोटे एंगल है, जो कि बहुत छोटे एंगल को थीटा, तो क्या लिख सकते हैं बेटा, हम साइन थीटा प्लस फाई को अप्रोक्सीमेट किसके बना सकते हैं, थीटा प्लस फाई, तो क्या होता है कि साइन में छोटा एंगल क्या होता है उसी के बराबर होता है, तो साइन थीटा प्लस फाई लिख सकते हैं थीटा प्लस फाई। तो आपका टॉर्क अबाउट को कितना आ गया माइनस mg l और थीटा प्लस फाई, क्लियर। अब देखो यहां पर टॉर्क अबाउट को मैंने लिया, यहां से मैंने माइनस mg l और थीटा कॉमन ले लिया, जब थीटा कॉमन ले जाएगा फाई प्लस थीटा, क्लियर। अब बेटा मुझे बताइए एज थीटा, क्योंकि आप बताइए थीटा बहुत स्मॉल है, तो थीटा जब बहुत स्मॉल है, थीटा क्या लिख सकते हैं आप छोटे एंगल के लिए tan थीटा को, इस sin थीटा को थीटा इक्वल टू लिख सकता है tan थीटा, और फाई के लिख सकते हैं हम tan फाई, क्लियर। तो टॉर्क अबाउट O कितना आ गया माइनस mg l थीटा लिख दिया यहां पे, और 1 प्लस टेन फाई
डिवाइड बाई टेन थीटा। क्लियर? अब देखो अब यहां से मुझे टेन थीटा टेन फाई मान निकालना। तो बेटा मैंने यहां से क्या किया, इसको मिला दिया। मैंने कहा ये डिस्टेंस आपकी x है। अब देखो अगर मैं इस वाले ट्रायंगल देखूं, इस वाले से ये और ये दिख रहा आपको, ये वाला और ये वाला। तो फ्रॉम डायग्राम थोड़ा फ्रॉम डायग्राम में टेन थीटा कितना देखो ध्यान से बेटा, टेन क्या होता है लंब बटे आधार। लंब हमारा ये होगा ना x और आधार क्या होगा ये l। एक्चुअल में ये जो डिस्टेंस है ना ये डिस्टेंस नगण्य है। आप ये बहुत बढ़ जाएंगे क्योंकि ये थीटा बहुत छोटा है। तो ये थीटा बहुत छोटा होगा तो ये वाला एंगल एक्चुअल में इसी के जस्ट पास होगा। ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली लाइन तो थीटा बहुत छोटा, ये जस्ट इसी के पास होगा। तो यहां से पास होगा तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट एक्चुअल में यहीं पर है। तो ये आपका बहुत नगण्य है, इसको आप नेगेटिव मानेंगे, फुल लेंथ l लेंगे आप। तो टेन क्या हो गया लंब बटे आधा। लंब कितना आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना x अपॉन l। और टेन फाई इस तरीके से ये वाली जो आएगा ये भी क्या होगा नगण्य होगी। तो ये आपकी आगे करो तो टेन फाई क्या होगा परपेंडिकुलर लंब बटे आधा। तो x अपॉन r। तो अगर मैं टेन फाई वैल्यू इसमें रखूं तो आपका टॉर्क अबाउट को कितना आ गया बेटा, टॉर्क अबाउट हो गया माइनस एम जी एल थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस टेन फाई कितना x अपॉन r डिवाइड बाई और ये कितना x अपॉन l। क्लियर? यहां टॉर्क अबाउट को कितना आ गया माइनस एम जी एल थीटा और बेटा 1 प्लस x से x कैंसिल हो गया 1 प्लस और l ऊपर चले जाएगा l बाई r। क्लियर? तो यहां से टॉर्क अबाउट को कितना है आपका माइनस एम जी एल ब्रैकेट में 1 प्लस l बाई r इंटू थीटा। ये आ गया। अब आपको पता है फॉर एंगुलर एसएचएम, एंगुलर एसएचएम के लिए क्या होता है बेटा टॉर्क इक्वल टू क्या होता है माइनस के थीटा। तो ये आपकी इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ठीक है। तो क्या है आप कंपेयर करो तो ऑन कंपेयरिंग क्या बेटा के इक्वल टू क्या आ गया के इक्वल टू आपका आ जाएगा माइनस एम जी एल डिवाइड बाई 1 प्लस एल बाई आर। ठीक है आपको के की वैल्यू आ गई। ठीक है अब आप बता टाइम पर क्या होता है टाइम पीरियड ऑफ एंगुलर सिस्टम t इक्वल टू क्या होता है 2 पाई अंडर m बाई के m के m का सम करता है यहां पर i बाई। क्लियर? तो टाइम कितना है t इक्वल टू 2 पाई अंडर i का होता है i इसका कितना होगा ml स्क्वायर। तो m l स्क्वायर की वैल्यू कितनी आपकी ये मान लीजिए एम जी एल 1 प्लस एल बाई आर। क्लियर? तो m ने m को मार दिया l ने l को मार दिया। तो आपका टाइम कितना आ गया t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l डिवाइड बाई g वैल्यू में 1 प्लस l बाई आर। तो ये टाइम होगा किसका उस पेंडुलम का जिसकी लेंथ क्या होगी अर्थ की रेडियस के कंपेरेबल होगी। ठीक है तो इस तरीके से टाइम निकालेंगे। यहां तक आप नोट करो, नोट कीजिए। हाँ बेटा जो आपका फॉर्मूला आया है वो आपका आया t इक्वल टू 2 पाई। ठीक है t इक्वल टू 2 पाई अंडर l अपॉन g ब्रैकेट 1 प्लस l बाई r। देखो if अगर हम ध्यान देखो if r इज वेरी 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 ग्रेटर देन l, अगर r के लिए l से बहुत बड़ी होगी तो l डिवाइड बाय r अप्रोक्सीमेट क्या होगा 0 होगा। और जब ये वैल्यू 0 होगी तो टाइम में क्या आएगा जो पहले वाले केस में था आपका वही t इक्वल टू 2 पाई इनटू l बाई g आएगा। क्लियर? अब देखो एक और कभी कभी एक केस ले लेते हैं कि if
सिंपल पेंडुलम की लेंथ इंफिनिटी हो जाएगी। अगर एल की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी तो क्या हो जाएगा बेटा? तो इसके लिए आप ध्यान रखना, एल में इंफिनिटी रख दिया 1 बाई इंफिनिटी 0 कुछ इसे डिफाइन करनी हो जाएगी इंफिनिटी बाई इंफिनिटी। तो इसको हम कैसे करेंगे? अगर लेंथ इंफिनिटी होगी तो आप t क्या ले सकता है? t इक्वल 2 पाई अंडर रूट, इसे हम लिख सकते हैं क्या? 1 अपॉन g ब्रैकेट में 1 बाई l प्लस 1 बाई r, क्योंकि मैं इस l को नीचे ले आऊंगा और जब l से नीचे डिवाइड करूंगा तो ये आएगा आपका। ठीक, तो उस केस में अगर मैं l की वैल्यू l ये क्या पुट करूं? इनफाइनाइट पुट करूं तो आपका टाइम पर कितना है? देखो जब t इक्वल 2 पाई अंडर रूट 1 अपॉन g, 1 बाई इंफिनिटी कितना हो जाएगा? 0 प्लस 1 बाई r, तो ये कितना जाएगा? t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट r बाई d। और जब आप ये सॉल्व करेंगे ना, ऐसा आप ग्रेविटेशन में और पढ़ेंगे, जो उपग्रह होते हैं अर्थ की कक्षा में, वो जो चक्कर लगाते हैं तो उनका भी टाइम पर यही आता है। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू आती है सॉल्व करने में, मैं वैल्यू पुट करता हूं, ये आती है 84.6 मिनट। तो इनफाइनाइट लेंथ के पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है? 84.6 मिनट होता है। यहां तक की चीजें आप नोट कीजिए। हाँ बेटा, नेक्स्ट टॉपिक आपका फिजिकल पेंडुलम। ठीक है, फिजिकल पेंडुलम क्या बेटा? समझो कि आप कोई भी वस्तु, जैसे कोई भी भारी वस्तु, जैसे मान लीजिए ये कुछ बुक है, ये वाली चीज, कोई भी चीज आप इसे हिंज करके बांध दो, तो कोई भी चीज अगर हम कोई भी पिंड, किसी भी तरह का पिंड हो, अगर हम उसको हिंज करके बांध दे तो वो पेंडुलम क्या कहलाएगा? आपका फिजिकल पेंडुलम। ठीक, कोई भी ऑब्जेक्ट आप लो और उससे बांध दो, क्या कहलाएगा? फिजिकल पेंडुलम। तो मुझे फिजिकल पेंडुलम का टाइम तो निकालना। जैसे मान लीजिए मैंने कोई भी ऑब्जेक्ट ले लिया इस तरह का, इस ऑब्जेक्ट को मैंने लटका दिया, हिंज कर दिया। इस पॉइंट को आप हिंज करते हैं। बेटा एक चीज याद रखना, जब भी हम किसी पॉइंट को हिंज करके लटकाएंगे तो जब भी वो साम्यावस्था में ठहरेगा ना, तो उसका सेंटर ऑफ मास हमेशा हिंज वाली लाइन, जो हिंज से जो लाइन ऐसे पास हो रही है, जस्ट हॉरिजॉन्टल, आपके अर्थ के परपेंडिकुलर, अर्थ के मतलब हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर जो लाइन जो हिंज से पास हो रही है, हमेशा सेंटर ऑफ मास उस लाइन पर लाई करेगा। ये आपने ध्यान रखना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को लटकाएंगे तो इक्विलिब्रियम स्थिति में, साम्यावस्था की स्थिति में, वो उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो इस तरह लटकेगा कि साम्यावस्था में सेंटर ऑफ मास हमेशा इस वर्टिकल लाइन पर ही पास करेगा, जो किससे पास हो रही है? हिंज पॉइंट से पास हो रही है। तो मैं कह रहा हूं इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर, ठीक, तो सेंटर ऑफ मास यहां पर, तो इसका ये इसका सेंटर ऑफ मास है mg, तो अर्थ का mg इधर रहेगा। ठीक है, अब वही तरीका अब मैंने क्या किया, इसको जरा सा थीटा डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, जब मैं इसको जरा सा थीटा डिस्प्लेस करूंगा, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को मैंने जरा सा थीटा डिस्प्लेस कर दिया, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, अगर मैं जरा सा थीटा डिस्प्लेस कर दूं तो ये ऑब्जेक्ट इस शेप में आ जाएगा। ठीक है, समझा ना? तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो मान लीजिए अब यहां पर आ गया। ठीक, तो जो सेंटर मास यहां पर आ गया, तो ये इसका सेंटर मास यहां पर आ गया जरा सा थीटा डिस्प्लेस करने पर। ठीक है, तो अब आपकी mg वाली लाइन हो गई। क्लियर? अब देखो मैं कह रहा हूं ये वाली दूरी आपकी d, ठीक है, ये वाली दूरी आपकी d। तो अब मैंने क्या किया, यहां से जस्ट एक ऐसे परपेंडिकुलर कर दिया। तो ये वाली लेंथ कितनी आपकी, ठीक है, सेंटर मास ये वाली d है, ये d, तो ये कितनी आपकी d। तो अब मुझे इसका वो निकालना है, तो अब मुझे होता है टॉर्क निकालना पड़ेगा। तो टॉर्क के लिए हमें इनपुट टॉर्क अबाउट हिंज पॉइंट को कितना होगा, -mg, और ये वाली दूरी कितनी है, लंबा दूरी कितनी है, ये d है, तो ये कितनी होगी, d sin थीटा। ठीक है, ये वाली ये d है, ये d कोष्ठक, ये कितनी होगी, d sin थीटा, तो क्या होगा -mg d sin थीटा। और नेगेटिव क्या है, क्योंकि मैंने थीटा डिस्प्लेस किया ऐसे, और ये mg का जो टॉर्क है वो इसको घुमाएगा ऐसे। क्लियर? तो टॉर्क अबाउट को कितना आ गया, -mg d sin थीटा। अब होता है थीटा क्या आपका वेरी
स्मॉल है, थीटा हो गया वेरी स्मॉल, तो साइन थीटा को आप बेटा कह सकते हो थीटा, तो टॉल अबाउट को कितना आ गया माइनस एम जी डी इंटू थीटा। अब देखो ये तो अब होता है फोर एंगुलर एसएचएम, फोर एंगुलर एसएचएम। एंगुलर एसएचएम के लिए कौन सी लॉ के लिए क्या कंडीशन है कि टॉर्क इक्वल टू क्या चाहिए माइनस के थीटा, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। सो ऑन कंपेयरिंग, जब हम कंपेयरिंग करेंगे तो के की वैल्यू क्या आ गई बेटा आपकी एम जी डी एंड टाइम ऑफ ऑसिलेशन क्या होता है, टाइम ऑफ ऑसिलेशन क्या होता है 2 पाई अंडर क्या होता है बेटा आई बाई के, तो यहां से कितना है टाइम हो जाएगा 2 पाई अंडर आई बाई के, तो आई कितना आपका आई बाई के कितना आपका एम जी डी, तो इस तरह का टाइम है। अब देखो अब इसमें आई किसके अबाउट लेंगे, जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क है, तो टॉर्क किसके अबाउट है हिंज के अबाउट, तो आप लिखेंगे यहां पर t इक्वल टू क्या 2 पाई अंडर आई अबाउट किसके हिंज पॉइंट के डिवाइड बाई एम जी डी, या तो ऐसे याद रखो। अब जो बुकों में क्या लिखा होता है, बुकों में लिखा होता है बेटा आप बताएं कि आई किस तरह होता है सेंटर ऑफ मास के अबाउट आई इक्वल टू इसमें इस पॉइंट के अबाउट निकालो, कैसे निकालेंगे सेंटर ऑफ मास के अबाउट आई निकाल लो प्लस में लंबा दूरी प्लस में एम डी स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से आप इसको इसके बुकों में लिखा हुआ तो 2 पाई अंडर ICM प्लस एम डी स्क्वायर डिवाइड बाई एम जी डी। तो ये जो फॉर्मूला है आपका ये है किसी फिजिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालने। फिजिकल पेंडुलम कोई भी पिंड जिसको हम हिंज करके लटका दे तो उसका टाइम पीरियड किस तरह निकालेंगे वो ये बात होता है। क्लियर, नोट कीजिए यहां तक। हाँ जी नोट करो बेटा। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना चाहिए कि टाइम पे क्या होगा 2 पाई ये वाला। आपके वजह से हम क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लीजिए सिंपल क्वेश्चन लेते हैं, रॉड का ही लेते हैं, चलो आपको समझाने के लिए। एक रॉड है, इसको मैंने हिंज कर दिया यहां पर, इसका मास m है, लेंथ l है। आपसे कहें कि अगर मैं इसका टाइम पीरियड ऑसिलेशन मतलब ये क्या फिजिकल पेंडुलम, तो कैसे निकालेंगे t इक्वल टू क्या होगा, अब आप बताइए सेंटर मास का होगा यहां पर, तो सेंटर मास की से कितनी होगी t, ठीक। तो आप बताइए क्या होता है टाइम है t पर 2 पाई अंडर आई अबाउट हिंज पॉइंट डिवाइड बाय एम जी डी, और डी कहां दूरी है हिंज पॉइंट सेंटर मास से ये दूरी, तो देखो तो कितना है t इक्वल टू 2 पाई अंडर हिंज पॉइंट के बाद आई क्या हुआ ml स्क्वायर बाय 3, आप जानते हो ml स्क्वायर बाय 3 इनटू एम जी डी कितना आपका l बाय 2, सेंटर मास में कितने होते हैं l बाय 2, तो क्या हो गया m से m कैंसिल, l से l कैंसिल, तो t कितना आ गया आपका 2 पाई अंडर कितना आ गया बेटा, देखो यहां से 2l अपॉन 3g, ठीक है। इस तरीके से इसका टाइम कितना निकाल लिया 2l अपॉन 3g। चलो जी और कैसे लेते बेटा, जैसे आप मान लीजिए डिस्क है चक्की, ठीक, इस चक्की का निकालते हैं, चक्की वाला पेंट कर दिए, ये आपकी डिस्क है, इसका मास m है और रेडियस r है, और ये क्या आपकी डिस्क है। अब मुझे क्या निकालना है, इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना है, तो इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालेंगे वही चीज, इसका सेंटर मास का यहां पर, तो ये बात हुई कितनी हो गई, ये तो r हो गई, क्लियर। तो हिंज पॉइंट के अबाउट में निकालना दूरी, ठीक है यार भाई हिंज पॉइंट जल्दी नीचे यहां पर है, देख के आप कन्फ्यूज आप सर ये तो नीचे थोड़ा, तो कितना हुआ t इक्वल 2 पाई इनटू i बाय i अबाउट किसके हिंज के, तो हिंज पॉइंट के अबाउट क्या हुआ, अब आपको निकालना चाहिए। तो अब आप बताइए डिस्क के इस सेंट्रल एक्सिस का कितना होता है, ठीक है, तो i अबाउट हिंज कितना हुआ ICM प्लस md स्क्वायर
डिवाइड बाई एम जी डी, तो टी बड़ा 2 पाई अंडर आईसीएम कितना बड़ा बोलो बेटा, आईसीएम कितना होगा, आईसीएम कितना होता है केंद्र के हिसाब से कितना होता है एम आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है ना, केंद्र के हिसाब से होता है, और प्लस में एम डी वैल्यू कितनी है आर एम आर स्क्वायर डिवाइड बाई एम जी डी, जी और डी कितना आपका आर, तो कितना में कितना गया टी इक्वल 2 पाई अंडर रूट कितना गया 3 एम आर स्क्वायर बाई 2 डिवाइड बाई एम जी आर से आर कैंसिल, एम से एम कैंसिल, कितना गया टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट 3r बाई 2। क्लियर, इस तरीके से वो नोट किया जाता। चलो एक अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। एक हाफ डिस्क है, ये होगा एक हाफ डिस्क, ठीक है, इसका मास m है, रेडियस इसकी r, हाफ डिस्क है, और इसको इस एंड के हवा में कर दिया, हिंज कर दिया, तो आपसे कहा गया इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा। प्रश्न में अब बेटा क्या मैं बताऊं क्या ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या, अगर मैं इसको लटकाऊंगा तो ये ऐसे ठहरेगी, ये ऐसे ठहरेगी नहीं, क्यों, आपको बताइए जो इसका सेंटर ऑफ मास होता है डिस्क का, वो सेंटर ऑफ मास कहां पर होता है, इसकी सेंट्रल, इसके सेंटर से वर्टिकल हाइट कितने पर होता है, थोड़ा ध्यान होगा आपको, शायद 4r/3π होता है ना, यहां पर होगा 4r/3π, तो ये इसका सेंटर ऑफ मास है जिसकी डिस्टेंस कितनी है यहां से 4r/3π, और मैंने आपको क्या बताया कि जो इसका सेंटर ऑफ मास है वो जस्ट इस वर्टिकल लाइन के नीचे होगा, तो ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं होगी। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालेंगे मतलब एक्चुअल में हुआ क्या कि जब इसको हिंज करेंगे तो ये कुछ ऐसे ठहरेगा है, इस तरीके से, ये डिस्क कुछ इस तरीके से ठहरेगी, जब इस लटकाएंगे हम हिंज करेंगे इस तरीके से यहां पर ठहरेगी, और जो इसका सेंटर ऑफ मास होगा, तो मान लीजिए ये वाला है सेंटर ऑफ मास, ठीक है, ये आपका हो गया सेंटर ऑफ मास, और ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी आपकी, सेंटर ऑफ मास पर लाइन यहां से कितने होगी बेटा, ये होगी आपकी कितनी 4r/3π, इस तरीके से सेंटर ऑफ मास इक्विलिब्रियम पोजीशन में ना, मतलब सेंटर ऑफ मास हमेशा जस्ट वर्टिकल लाइन, तो ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी। अब आपको इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना है, तो क्या है इसकी, अब ये आपकी डी हो गई, तो आपने डी निकाली, ये आपकी आर है, ये आपकी डी है, ये आपकी कितनी, तो बोलो बेटा डी की वैल्यू कितनी होगी, देखो अंडर रूट डी की वैल्यू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो डी की वैल्यू कितनी होगी आर स्क्वायर प्लस 4r/3π पूरे का स्क्वायर ऐसे बोलोगे नहीं, तो ये दिया गया आपका। अब आपको होता है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होता है 2 पाई अंडर रूट आई अबाउट हिंज, आई अबाउट हिंज पॉइंट डिवाइड बाई एम जी डी, बोलो होता नहीं होता, तो हिंज पॉइंट के अबाउट आई कैसे निकालेंगे, अब यही थोड़ा सा है, अब हमें इस वाले पॉइंट के अबाउट, तो इस वाले पॉइंट के अबाउट हिंज निकालने के लिए हमें इस वाले पॉइंट के अबाउट क्या होता है आई, तो इसमें सत्ता में क्या होगा अंडर 2 पाई अंडर रूट ICM प्लस एम डी स्क्वायर डिवाइड बाई एम जी डी, तो डी मुझे पता ये है, एम जी मुझे पता, मुझे ICM निकालना, तो ICM निकालने का अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको बताया जैसे आपकी ये डिस्क है, ठीक है, ये आपकी डिस्क है, तो अगर ये आपका सेंटर इसका, तो इस सेंटर वाली लाइन के अबाउट बोलो कितना होता है आई अबाउट सेंटर, इसके अबाउट होता है इसका कितना mr²/2, ठीक है भैया, आपको ध्यान होगा मैंने बताया किसी कोर्स ले लो क्योंकि हर कोर्स, ठीक है, इसके लिए डिस्क कितना होता है, इस वाले पॉइंट के अबाउट कितना होगा mr²/2, ये होगा ना डिस्क के, ठीक है, 1/4 पोर्शन लो, पूरे डिस्क लो, हाफ डिस्क लो, कितना होता है सेंटर वाले के अबाउट mr²/2, तो इस पॉइंट ये क्या है, ये अब सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास का कितना निकालेंगे, तो आई, तो अब होता है आई इक्वल क्या होता है ICM प्लस एम डी, डी है डी डैश, इसका लेता हूं ये वाला है, ये डी डैश, ये आपकी डी डैश है,
तो ये कितना आ गया आई, तो आई से कितना आ गया आपका आई माइनस के एम डी डैश का स्क्वायर। तो बोलो बेटा आई से कितना आ गया, आई कितना आपका एम आर स्क्वायर बाई 2 माइनस एम डी डैश कितना बेटा, देखो डी डैश आपका कितना है, डी डैश आपका 4r बाई 3 पाई का स्क्वायर। यहां से आई से निकालोगे, आई से का लिए पुट करोगे आप, एम डी की वैल्यू आप बताइए है, तो आप इस तरह सॉल्व करेंगे। तो इसकी थोड़ा कैलकुलेशन डिफिकल्ट है, वो ऊपर मैंने आपको बता दी कि ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, मान लीजिए एक हाफ वॉल है, ठीक है, वॉल है मतलब हाफ रिंग, और इसको मैं इसके बाद में देता हूं हिंज कर देता हूं मैं, तो इसका टाइम वही मास m रेडियस r, तो इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा ये आप मुझे निकाल के देता हूं। ठीक है, एक वॉल है, इसका द्रव्यमान m है, त्रिज्या r है, और इस वाले एंड के अबाउट ये हिंज है, तो इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा ये मुझे दिखाएं सब बच्चे।